हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो कांग्रेस प्रणाली है, इसमें कैसी कैसी चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना 5 है और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी का पार्ट 2 है, इसके बारे में हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, क्योंकि अब इसमें 3-4 चैप्टर और बचे होंगे। उसके बाद आपकी पूरी एनसीईआरटी पॉलिटी की और एक भी वर्ड ना छोड़ा गया हो जहाँ पे ऐसी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कराई गई है। ठीक है, तो इसमें से जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, जितने भी आपके फैक्ट हैं, जो भी बन सकते हैं, जिससे भी क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें कराई गई हैं। सो जो भी अभी न्यू हो वो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था कि किस तरीके से हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, इंटरनल नहीं इंटरनेशनल, यानी कि हमारे जो नेबरहुड कंट्रियाँ थी उनके साथ कैसे संबंध थे या विदेशों के साथ किस तरीके के संबंध थे, इसके बारे में हमने बात की। एंड जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्टेटमेंट भी था कि क्या होता है कि हम आज़ाद तभी माने जाते हैं, या आज़ादी का मेन पर्पज, या कहें कि आज़ादी का मेन मतलब जो है तभी निकलता है जब हमारे विदेशी संबंध बेहतर होते हैं। तो जब विदेशी संबंध बेहतर होंगे और जहाँ पे भी, जिस भी इलाके पे भी विदेशी संबंध बेहतर नहीं है, वहाँ आज़ाद नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने ऐसा कथन कहा था, किसने? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि आज़ाद हम कब माने जाएंगे? जब हमारे विदेशी रिलेशन अच्छे होंगे। और इनकी वजह क्या है विदेशी रिलेशन अच्छे होने की? आपको वो सारी चीज़ें हम डिटेल से समझा चुके हैं। सो अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें बात नहीं की जाएगी, आप लोग को वीडियो देखिए प्रीवियस और वहाँ से आप समझ जाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली। देखिए, कांग्रेस का क्या हुआ था, मोनोपोली चल रही थी। चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, और इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जब हम आज़ाद होते हैं, पहले तो जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह चलते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब हम आज़ाद होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि आज़ादी के बाद से जो भी सिचुएशंस आती है तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस किस तरीके की आती है। और उस टाइम पे आपको पता है कि 1885 में जो एक संगठन का मतलब एक कमेटी गठित की गई थी, वो थी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, और इसने क्या किया था, क्योंकि देखिए 1862 का भारत परिषद अधिनियम आता है और उसके बाद आता है 1891 का। लेकिन 1862 के बाद कुछ ही सालों बाद हमने क्या कर दिया था, 1885 में इसको, इंडियन जो कांग्रेस थी, इसको स्थापित करने की बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि ये बड़े पदों पे हमें शामिल कर ही नहीं रहे थे, और कर भी रहे थे ना, हमारा राय मशवरा कुछ ले नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स। इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि हम अपना एक संगठन बनाएंगे और उसमें हम सभी भारतीय मिलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि भारत देश हमारा है, हमें यहाँ पे आज़ादी चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्या नियम कानून यहाँ पे होने चाहिए, वो हम पे डिपेंड करते हैं। ब्रिटिशर्स आके हमारे नियम कानून बनाए, ऊपर से ये हमें किसी बड़े पोस्ट में रख नहीं रहे थे, तो ये इन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा और इन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी थी। ठीक है, लेकिन ये बनाई गई थी किस लिए? आज़ादी के लिए, कि हमें इससे संघर्ष करना, बस एक संगठन के रूप में बनाया गया था। धीरे धीरे ये मतलब आप समझ सकते हो कि किस हद तक पहुंची और आज भी चल रही है। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि जब हम आज़ाद हो चुके थे कि अब हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है कांग्रेस पार्टी बनाने का, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए। बट जब हमने इतनी मेहनत की तो अच्छे दिन कौन छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारी वजहें थी, और इसके बाद से विपक्षी पार्टियां भी थी, बट उतना ज़्यादा वो प्रभुत्व में नहीं आ पाई हैं। और इसके पहले आप देख भी चुके हो कि सिचुएशंस क्या थी, जब वोटिंग होते हैं ना, तो 400 में से 300 प्लस कुछ वोटें जो है कांग्रेस अकेले ले जाती है, और जो सेकंड पार्टी थी ना, वो 16 वोट, यानी सेकंड नंबर पे आ रही, वो भी 16 सीटों के साथ। तो समझ सकते हो आप कि क्या सिचुएशंस थी कांग्रेस के उस टाइम पे और विपक्षियों की। तो यही सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो कांग्रेस प्रणाली है, इसमें चुनौतियां और पुनर्स्थापना किस किस तरीके से क्या क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसके अंतर्गत। तो इसमें देखिए कि हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था, इसका उद्भव किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली। यहाँ पे कैसे पहली बार चुनौती मिली, क्योंकि 1951-52 में आपको याद रखना है कि पहला चुनाव कराया गया था पूरे इंडिया में।
देखिए, आज़ाद हम हो गए थे 1947 में, संविधान लागू कर दिया था हमने 1950 में। लेकिन यदि इलेक्शन की बात करते, इलेक्शन कमेटी भी हमने गठित कर दी थी, निर्वाचन आयोग की भी हमने स्थापना कर दी थी, वो 1950 में कर दी थी। बट कोई यदि पूछे कि चुनाव कब हुए थे पहली बार, तो 1951-52 में हुए थे। ठीक है, तो 51 नवंबर दिसंबर के टाइम में हुए थे, इधर जनवरी फरवरी आया था, इसलिए आप 51-52 करोगे, क्योंकि लास्ट मंथ से स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे आगे आने वाले ईयर के मंथ भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए 51-52 डेट मैंने बताया आपको। तो चुनाव इस टाइम पे कराए गए थे। ठीक है, ये सारी सिचुएशन सबने देखी। उसके बाद क्या हुआ कि 51-52 से लगातार क्या चल रहा था, ठीक ठाक स्थितियाँ अभी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 1960 के दशक में इन्हें थोड़ा चुनौती देखने को मिलती है। अभी आगे देखेंगे, अभी इनकी सरकार गिरती नहीं है, कतई नहीं गिरती है, बहुत लंबे टाइम तक ये शासन करते हैं। तो ये मत समझिए कि चुनौती का मतलब ये कांग्रेस ही हट जाती है। उसके बाद क्या होता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी, और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने की मुश्किलें आ रही थी। 1962 की आपको बात याद होगी कि क्या हुआ था, कांग्रेस की छवि कैसे थोड़ा सा गड़बड़ाई थी। अभी कल ही हम लोग उसको पढ़ के आ रहे हैं। और विपक्ष अब क्या हुआ था कि पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज़्यादा वो ताकतवर होने लगा था। जो विपक्षी पार्टी था हमारा, वो अब क्या हो रहा था, थोड़ा स्ट्रांग हो रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इसमें थोड़ा कमियां दिख रही थी। ठीक है, लंबे टाइम तक कुछ भी चलता रहे, कमी तो दिखने ही लगती है। और कांग्रेस को क्या हुआ कि इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा, और कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर की विभिन्नता को एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। यानी कि जो कांग्रेस का एक फंडा था उस टाइम पे, आप सेकंड यदि चैप्टर देखे होंगे इसी 12th क्लास के एनसीईआरटी पार्ट सेकंड का, तो उसमें से मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस अपनी पॉलिसी क्या अपना रहा था कि हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के लीडर हैं वो तो कांग्रेस में शामिल होंगे ही होंगे, जो भी कुछ जिनका भी लग रहा है कि इस इलाके में इनका प्रभुत्व जाता है, ये अपनी पार्टी अलग बना रहे, उनको भी अपने में शामिल कर लो। मतलब कुछ भी हो, कोई भी पार्टी हो, उन्हें अपने में शामिल कर लो। विपक्षी नाम की कोई चीज़ बचाते ही नहीं थे वो। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग थोड़ा जिद्दी होते हैं, यानी कि बहुत महान होते हैं, लेकिन उनको भी क्रॉस लाइन देने वाले कुछ आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो पॉलिसी थी कुछ इस तरीके की थी कि हम सबको मिला लेंगे। बट ऐसा कुछ ये ज़्यादा लंबे टाइम तक कर नहीं पाए। और अब क्या हुआ कि इनके अंदर भी वो कहीं ना कहीं उथल पुथल चलने लगी, क्योंकि अदर पार्टियों को आप मिला तो ले रहे हो, लेकिन उन्हें उनका मनचाहा पद नहीं दे रहे हो। मान लीजिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमने कहा गठबंधन की गवर्नमेंट बनी हुई, मान लीजिए किसी स्टेट में क्या है कि जब चुनाव हुए थे उस टाइम पे पर्टिकुलर जैसे अभी हम देखते हैं ना स्टेट बने हुए हैं, इस तरीके के स्टेट नहीं थे। एक ही स्टेट में, या कि हम बात करें एमपी में ही 4 भाग थे, यूपी में 2-3 भाग थे, कर्नाटका में ही इस तरीके से कई सारे पार्ट्स थे, तो उनमें सब में चुनाव हुए थे, सब में चुनाव हुए थे। ठीक है, अब सिर्फ एमपी में हो रहे हैं ना, सबको मिला के एक कर दिया गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप लोग अपने अपने स्टेट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो वहाँ पे समझेंगे पहले क्या थी सिचुएशंस आपकी। अलग अलग क्षेत्र होते थे, अलग अलग उनके पीएम बनते थे, सीएम बनते थे, सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब कांग्रेस की ये सारी चली रही थी और कहीं पे गठबंधन की सरकार बनी, मान लीजिए बिहार में गठबंधन की सरकार है। ठीक है, अब क्या किया जाए कि यहाँ पे हमने कहा कि जब गठबंधन आपने बनाया है तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलके गठबंधन की सरकार बना रही है। जब वो बना रही है तो जाहिर सी है कि बीजेपी में कुछ ज़्यादा सीटें हैं, जो मेंबर हैं वो ज़्यादा सीटें हासिल करके लाते हैं, आम आदमी पार्टी कुछ कम लाती है। लेकिन हाँ, यदि आम आदमी पार्टी सपोर्ट नहीं करती है तो आप विजयी नहीं हो पाओगे। अब गठबंधन जब बन ही गया है तो भैया इसको भी है ना कि हमें भी कुछ अच्छी जगह मिली, अच्छी पोस्ट मिले, कैबिनेट मिनिस्ट्री में हमें भी जगह दी जाए, हमें भी कोई पोस्ट दिया जाए, अच्छा वाला मंत्रालय दिया जाए। लेकिन अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो ज़्यादा है, हम नहीं देंगे। मतलब ये कर तो ले रहे हैं, मिला ले रहे हैं अपने में और दे नहीं रहे। देखिए सिचुएशंस आती है, आपने देखा होगा कि कई सारे कांग्रेसी जो है बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी कांग्रेस में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मन चाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, क्यों गए? उनको भी था कि मंत्री पद दे दो, नहीं दिए, और कोई अच्छा मंत्रालय भी नहीं मिला, और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया।
कांग्रेस अभी जो एमपी से छोड़ के गए थे और कमलनाथ जी की सरकार का जो बंटाधार करके गए हैं, तो वजह क्या थी? यही थी कि उन्हें मंत्रालय उतना अच्छा नहीं मिल पाया। उन्हीं की, हालांकि ये गठबंधन की गवर्नमेंट नहीं थी, उन्हीं के मेंबर्स थे, बट फिर भी उन्हें मनचाहा पोस्ट नहीं मिला और वो यहाँ से छोड़ के चले गए कि हम बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद ये सारी सिचुएशंस होती हैं क्योंकि उसे अब अपने अंदर ही झेलनी पड़ रही है। आज भी आप वो सारे एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने एमपी का बताया, या गठबंधन की गवर्नमेंट हो गई, उसको भी आप ले सकते हो। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम बात करेंगे, जहाँ दूसरे अध्याय में हम लोग जो बातें जितनी भी अभी कुछ वहाँ पे तो ओवरव्यू थोड़ा सा लिया गया था ना, अब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली। नेहरू जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि 2 कार्यकाल तक रहते हैं, लेकिन उससे मोदी जी भी हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पहले ही हैं, और पहले थे अब नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ कि विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी। इंदिरा गांधी ने नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह इन चुनौतियों में उभरी और कैसी नई नीतियों और विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की है। देखिए, प्रेसिडेंट की बात यदि करूं तो 2 बार सिर्फ प्रेसिडेंट के पद पर रहे राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है तो उसको सही करना भी जरूरी, ठीक है। कि जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति महोदय जो हैं, वो क्या है कि 2 बार सिर्फ रहे हैं यदि कोई अपने पद पर, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद देव। उसके बाद से कोई नहीं रहे, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री में 2 बार 3 बार कई सारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चाहे इंदिरा गांधी जी की आप बात करो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करो, चाहे मोदी जी की बात करो, नेहरू जी की बात करो। तो ऐसे कई प्रधानमंत्री थे जो कि अपने 1-1 2-2 कार्यकाल पूरे किए हैं। मनमोहन सिंह जी, तो इनमें आप बिल्कुल भी ये मतलब वो करिएगा कि 2 ही कार्यकाल तक कोई नहीं रहे हैं, ज़्यादा भी रहे हैं, ठीक है। और इससे यहाँ से एक बात और आपको समझ में आ रही होगी कि ये जितने भी संवैधानिक पद है ना, इनमें 1 से ज़्यादा बार चुने जा सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री को ले एक ही व्यक्ति 1 से ज़्यादा बार के लिए चुना जा सकता है। इनफैक्ट राष्ट्रपति के लिए भी एक ही व्यक्ति 1 से ज़्यादा बार चुना जा सकता है। ये बात आप याद रखिए। कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना। अब देखिए कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो हमने देख लिया, क्या क्या पढ़ेंगे कि नेहरू जी के बाद की घटना, इंदिरा जी की सरकार आती है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, क्योंकि हमारे यहाँ पद वंशानुगत नहीं था, ये बात आपको याद रखना है। ये बिल्कुल भी वंशानुगत नहीं था, राजतंत्रात्मक नहीं था, गणतंत्रात्मक था। और यहाँ पे अब ये जो उत्तराधिकार की चुनौती वाली बात आती है, भैया ये बात तो सही फिट बैठती नहीं है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें क्या कहा गया था कि 1964 में मई में नेहरू की मृत्यु हो गई, यानी कि नेहरू जी की कब हो जाती है, 1964 में मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और कब हमारा भारत और, देखिए लिंक किया करिए सारी चीज़ों को, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जस्ट उसके 2 साल बाद ही 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। यानी कि अब यहाँ से एक फैक्ट और निकल के आ रहा है कि जिस दिन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस टाइम नेहरू जी इस दुनिया में नहीं थे, ठीक। ये 3 फैक्ट आपके कंप्लीट हुए। उसके बाद क्या होता है कि वे पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे क्या हुआ कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू जी के बाद कौन, यानी कि कौन बनेगा, करोड़पति नहीं, हाँ, कौन बनेगा यहाँ का प्रधानमंत्री, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू जी के बाद आखिर इस देश में क्या होगा। यानी कि लोगों को लग रहा था कि अरे बाप रे, अब तो नेहरू जी गए और ऐसे लीडर हमने खोए थे जो कि मतलब बहुत बरसों से उनका योगदान चल रहा था, अब हमारे इस देश का क्या होगा। वो होता है ना, जब हमारे कोई सगे संबंधी हमसे छोड़ते हैं, हमें ऐसा लगता है हे भगवान या अल्लाह, अब क्या होगा हमारा, हमारा तो अब कुछ नहीं हो सकता, कौन हमारा देखेगा, कौन हमारे खर्चे उठाएगा, कौन हमें इतनी तरीके, जिस तरीके भी जहाँ भी हम बिगड़ रहे हैं वो संभालते हैं। मान लीजिए घर में पेरेंट्स हैं हमारे, तो पेरेंट्स मम्मी पापा से में से किसी की भी, हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, बट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि किसी एक की भी डेथ हो गई, हमें क्या लगता है कि हे भगवान
मम्मी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, पापा को कुछ हो गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी, पापा जितना सपोर्ट करते हैं उतना अब कौन करेगा हमें, हमारा क्या होगा, हम तो जी ही नहीं पाएंगे। पर सच्चाई यही है कि हमसे मरा भी नहीं जाता है, कोई अपना भी चला जाता है ना, फिर भी नहीं मरा जाता है। और कुछ टाइम बाद उसी तरीके से, बेहतर तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी पे आ जाते हैं और पटरी पे वही सब कुछ चलने लगता है, सब कुछ उसी तरीके से होने लगता है। लेकिन पहले एक डर रहता है जब तक वो हमारे पास रहते हैं कि यदि वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा। सेम सिचुएशंस यहाँ पे भी हुई और बिल्कुल होना तय था, ज़रूरी भी था, क्योंकि इतने लंबे टाइम से जो कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस हम देख रहे थे। हम तो मतलब सुख भोगने वाले बन चुके थे, सारा काम तो यही लोग कर रहे थे। अब जब ये हमसे दूर गए तो दिक्कत है कि अब क्या होगा, अब हम कौन। मतलब यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या आ गई, पहाड़ जैसे कहते हैं ना, टूट पड़ा। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यह नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। अब उनको लग रहा था कि नेहरू जी हैं तो सारी चीज़ें हैं, नहीं रहेंगे तो क्या होगा। बस मैंने समझाया ना आपको, थोड़ा तकलीफ़ें होती हैं, बाद में सबको, पहले सबको डर लगता है, हमें आपको सबको डर लगता है कि हमारे पापा नहीं रहे तो क्या होगा, मम्मी नहीं रही तो क्या होगा, भैया नहीं रहे तो क्या होगा। मतलब जिससे भी हमारा लगाव है, हमें उन पे, सब पे थोड़ा बहुत डिपेंड है और लगता है। लेकिन धीरे धीरे शायद उनसे भी बेहतर हो जाते हैं हम लोग और अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि यदि हमारे किसी अपने सगे संबंधी की डेथ हो गई या हमसे दूर चले गए तो हम भी अपनी जान देने, कतई नहीं होता, ठीक है। तो ना तो कोई कर पाता है और ना करना चाहिए। और यहाँ पे भी वही हुआ, क्योंकि लोग ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे कि अब नेहरू जी नहीं रहे तो क्या होगा। लेकिन होता क्या है कि दूसरी, जो मैंने अभी इतने सारे एग्जाम्पल दिए, बेशक आप समझ सकते हो कि मैं इनडायरेक्टली कहाँ पे जा रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ कि हम अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि नेहरू जी नहीं रहे तो अब हमारा विकास रुक जाएगा या गतिविधियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा सवाल क्या था कि इसी संदेह के दायरे में उठा कि आशंका थी कि बाकी बहुत से नवस्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा और असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। और इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह थे कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी हुई हैं और ये नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नहीं। देखिए, एक तो अब हम आप सभी लोग अपने इंडिया की जो आर्मी है, चाहे वो नेवल हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे कोई भी आर्मी हो, तीनों डिफेंस, जितने भी डिफेंस है आपके, उन पे हमें प्राउड बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, जितना आप कर सकते हो, हद से ज़्यादा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी सेना थी ही नहीं इतनी, मतलब उनमें राष्ट्रभक्ति इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, जो पहले भी थे और आज भी है। उनको ऐसा नहीं लगता था कि भैया हम कूद के जाएं और शासन कर लें। उन्हें शासन की लालच नहीं थी, क्योंकि सत्ता पे जाओगे ना तो जो वो एक अपना अपना वाला होता है ना, कि खून खौलता है और बढ़िया, क्या मतलब युद्ध लड़ने को मिलता है, वो भी किस्मत वालों को ही मिलता है। देश की मिट्टी की सेवा करना हर एक के नसीब में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक तो सेना हमारे यहाँ की बहुत अच्छी थी, पहले भी और आज भी। वरना वो जैसे देखिए पाकिस्तान में हो गया, उनका तो चलता ही रहता, वो अपने आप को सेना मानते ही नहीं है। मतलब सेना का राजनीति पे आना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन खैर, हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिलता रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारत में सेना ने सपोर्ट किया। दूसरी बात, अब इनको क्या था, लोगों को क्या संदेह था कि कहीं सेना आके यहाँ पे सत्ता ना जमा ले, बट हमारी सेना ऐसी कतई नहीं थी और ना तो वो करने वाली थी। लेकिन अब क्या हुआ कि 1960 की जो घटना थी, इसके दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि गरीबी और गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल भी अनसुलझे थे और संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता। कितना मतलब टेंशन लेते हैं आदमी दूसरों के लिए। सबका मानना था, सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भारत तो पक्का बिखरने वाला है। मतलब पहले जब हम आज़ाद हुए तो हम लोकतंत्र अपनाना चाह रहे थे, हम अखंड भारत बनाना चाह रहे थे, तो लोगों ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि कतई नहीं चलने वाला, कुछ ही टाइम तक चलेगा। इतना मतलब विभिन्नताओं के साथ भारत अखंड भारत कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। लेकिन आज भी है। दूसरी गलती इन्होंने फिर से कर दी, संदेह कर लिया इन्होंने हमारे काबिलियत पे कि इंडिया पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है।
क्योंकि नेहरू जी रहे नहीं, अब इनके बस की बात नहीं है। इंडिया वाले तो सबके सब ऐसे ही हैं और ये कर नहीं पाएंगे, बट इनको पता नहीं है इंडिया वाले कैसे हैं, जो मतलब उम्मीद नहीं होती वैसे वाले हैं। और जहाँ से उम्मीद करना छोड़ देते वहाँ से हम लोग गो की जो भी कार्य रवैया वो चल पड़ता है, ठीक है। तो इनकी बस इतने तक ही पहुँच थी कि ये नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं जैसी पहले से सिचुएशंस देख रहे थे, तो इनका भी कहना गलत नहीं था। बट आखिरकार हुआ क्या कि नेहरू जी के बाद जो शास्त्री जी आते हैं, अब इनमें देखिए कि जो ये संदेह किए वो सब ठीक था, मिथ्या था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं इन्होंने क्या किया, नेहरू ने के उत्तराधिकारी जो था कि सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। इनको तो लग रहा था हे भगवान, मतलब हमने तो ऐसे ऐसा कहा था, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और क्या से क्या हो गया, देखते देखते यहाँ पे कुछ और ही सोच के बैठे थे और यहाँ पे ये तो दूसरे बिल्कुल नेहरू जी जैसे पैदा हो गए, उनसे भी महान आके निकल गए लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। अब इनके बाद क्या हुआ कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मतलब कि कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया और उन्होंने पाया कि लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में है और शास्त्री कांग्रेस सदस्य मतलब सांसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं दूसरे, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री आपके बनते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब इसके बाद क्या हुआ, और वो भी निर्विरोध चुने जाते हैं और शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म की विवाद नहीं उठा था और अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते गए थे और शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। लाल बहादुर शास्त्री का जो व्यक्तित्व था बहुत ही सादा था और मतलब बहुत ही मतलब अपने जो भी उनका सिद्धांत होता था उसमें एकदम से अच्छे तरीके की खासी वाली निष्ठा रखते थे। जैसे होता है ना दृढ़ संकल्प, जो ठान लिया सो ठान लिया, अब करना है तो करना है। ऐसा नहीं करते थे कि कल, और वो आपने सुना होगा ना एक, और नहीं सुना तो मैं सुना देती हूँ, जिसने कहा कल तो उसके सारे बीत गए पल, कभी आया नहीं, और जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरसों, लेकिन जिसने कहा आज उसी ने किया है राज। तो इनका कुछ ऐसे सिद्धांत था कि आज जो करना है सो करना है, इतना ही करना है, लेकिन करना जरूर है। तो ये क्या थे, सिद्धांत निष्ठावादी थे, सादगी वाला जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और एक दफ़ा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। एक बार ऐसा भी हुआ था कि उन्हें थोड़ा जमा नहीं, थोड़ा गड़बड़ी हो गई होगी कहीं पे और उनके सिद्धांत के विरुद्ध हुआ और वो इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि शास्त्री जो थे 1964 से 66 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, यानी कि 2 ही साल है, 64 से 62 और 66, ठीक है। उसके बाद क्या किया, लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने 2 बड़ी चुनौतियों का सामना कर डाला। बाप रे बाप, आपको वो चुनौतियाँ बिल्कुल नज़र आ जानी चाहिए। तो पहली चुनौती क्या थी, भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाई के उभरने की कोशिश कर रहा था और साथ ही क्या हुआ कि मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी, यानी कि एक तो अकाल पड़ा, दूजे क्या पड़ा। अब यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री आपको याद रखना है कि जो आपके नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी थे, क्योंकि 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो 3rd 5 ईयर प्लान था। कब से कब तक, 1961 से 66 तक। लेकिन इस दौरान 64 में उनकी डेथ हुई, ठीक है। 66 तक फिर लाल बहादुर शास्त्री, तो दोनों ही थे, नेहरू जी भी थे और लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, ठीक है, प्रधानमंत्री। और इसमें क्या हुआ कि क्या क्या स्थितियां झेलनी पड़ी कि जो 1962 में चीन का और भारत का युद्ध हुआ, तो उससे जो आर्थिक क्षति हुई, हम बुरी तरीके से हारे थे और वहाँ पे उसके मतलब आगे उभरना था हमें। दूसरा, मानसून ने हमें धोखा दे दिया। भारत की कृषि मानसून पर आधारित है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अब मानसून ने क्या किया भैया, हमें दे दिया धोखा, और जब धोखा दे दिया तो पड़ गया देश में अकाल।
यहाँ जब पड़ जाता है अकाल, सूखे की स्थिति होती है और उसी के बाद क्या होता है यहाँ पे कि कई जगहों पर खाद्यान्न का जो गंभीर संकट था वो देखने को मिला और 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया। मतलब कोई बच्चा कितना झेलेगा, ठीक। इतनी ज़्यादा समस्याएं आके खड़ी हो गई और इसके बारे में हमने अपने जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ा और जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और जिससे एक मतलब कि इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। देखिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन चुनौतियों को अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य तक, जहाँ तक इनको लग रहा था कि अभी कैसे उभरें, वहाँ तक पहुँचने की बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कोशिश की और रास्ता भी निकाला। इन्होंने नारा क्या दिया था? कई बार नारे पूछे जाते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय जवान जय किसान किसने कहा था, वंदे मातरम किसने कहा था। सो प्लीज़ अभी आप छापो अपनी नोट्स में और यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी देते हैं और ये किस स्थिति में दिया गया था? जब आपके यहाँ पड़ जाता है अकाल, ठीक है। 1965 के बाद से ये सिचुएशंस आ गई, इतनी गंभीर स्थितियाँ चल रही थी। उस टाइम पे यहाँ कहा गया कि जय जवान जय किसान, यानी कि हमारे भारत के जवानों की जय हो और किसानों की जय हो, किसानों को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो हताश ना हो। भारत युवाओं का देश था, युवाओं का देश है और युवाओं का देश रहेगा। तो इसलिए इन्होंने जवानों को कहा कि जय जवान जय किसान, ठीक है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। और क्या सिचुएशंस बनी, कैसे दिया गया, क्या परिस्थितियां थी, अकाल के कारण इतनी सारी आर्थिक संकट हुई और इसके लिए इन्हें मोटिवेट करने के लिए ये संकल्प रखा गया। और प्रथम यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी जो थे बड़े कम दिनों तक रहे और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद समझौता आपको याद है ना, किस किस के बीच हुआ था? तो ताशकंद का समझौता कब हुआ था भैया? 1966 को हुआ था। और ये यहाँ भारत के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो हेड थे उनके बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और एक हुआ था सिमला कन्वेंशन, वो किसके बीच में हुआ था? सिमला समझौता जो हुआ था वो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि 1971 के बाद हुआ था सिमला समझौता और ताशकंद समझौता 1966। और इसी के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कहाँ हो गई? भारत के बाहर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे नोट डाउन करिए आप। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कब हो गई? 1966, 10 जनवरी 1966। कहाँ पे? ताशकंद में। ताशकंद यहाँ नहीं है, यानी कि भारत के बाहर इनकी मृत्यु हुई। और कई बार पूछा गया कि ऐसे कौन से देश के प्रधानमंत्री है जिनका पद पे रहते हुए देहांत हुआ लेकिन भारत के बाहर? वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ताशकंद तब पूर्व यानी कि भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। देखिए ये कहाँ पे समझौता हुआ था? तो भूतपूर्व तो सोवियत संघ में आता था, सोवियत संघ में कई सारे राष्ट्र शामिल थे ना, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। और इसमें अब वर्तमान में कहाँ की? उज्बेकिस्तान, जो आपका मध्य भारत है, मध्य एशिया है, उसमें से एक उज्बेकिस्तान आता है, उसकी ये कैपिटल है। और यहाँ पे उनकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। कब होती है? 1966। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करते जाइएगा, ऐसे हवाई में लेके स्किप मत करिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से अब बात की जाती है कि युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक मतलब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे हो जाती है इनकी मृत्यु, यानी कि पहले हमने 1964 में किसे खोया? 1964 में हमने नेहरू जी को खोया और 1966 में ही एक और महान लीडर लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने खो दिया। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि पद पर रहते हुए भारत के बाहर कौन से प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी? तो कई सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जिनमें से एक होंगे लाल बहादुर शास्त्री और टिक करना है आपको लाल बहादुर शास्त्री में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है कि शास्त्री के बाद आती हैं इंदिरा जी।
इंदिरा गांधी जी आती हैं। अब इनकी तो बात ही निराली थी। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हुआ क्या था। सबसे पहली बात आप नोट डाउन कर लीजिए, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला और अब तक की पहली हैं, और मुझे नहीं लगता कि मतलब लगता है कि आगे भी पहली ही रह जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि ये क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। कौन? इंदिरा गांधी जी। और अभी भी दूसरी कोई बनी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने जो दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल उठ खड़ा हुआ, और इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच बड़ा मुकाबला चला। हाँ, मोरारजी देसाई बेचारे बहुत लंबे टाइम तक मतलब चलते रहे। जैसे अभी कांग्रेस की स्थिति है, उस टाइम पे इनकी भी कुछ ऐसी स्थिति थी। तो ये छोड़े नहीं, उम्मीद नहीं छोड़े, फाइनली बनते भी है प्रधानमंत्री। तो इनके बीच में काफ़ी मुकाबला था। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत यानी कि मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी कौन थी? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो क्या हुआ कि गुजरे वक्त में यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी, और शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने क्या किया था, उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। और इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया। ये बड़े नेता भी पता है क्या चल रहा था, हवा भी चल रही थी एक ही दिशा में, उल्टा मोड़ रुख अपनाना नहीं चाह रही थी। और जब अपनाती है तो फिर देख लीजिए कि देखिए अभी कांग्रेस की तरफ ही लहर जा रही है। तो अच्छी बात है, जब तक जा रही है भैया फ़ायदा ले लो। तो यहाँ पे भी नेता भी उसी का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना तो थोड़ा बहुत और जनता का भी ये भरोसा था। नेहरू जी अच्छे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी के थे, वो भी अच्छे लीडर थे। ओबियस इंदिरा गांधी जी को ही उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जब कोई अदर पार्टी की और उनकी बात आएगी तो, ठीक है। और यहाँ पे वही हुआ। और इसके बाद क्या हुआ कि उनका समर्थन दिया गया, और लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। फिर भी थोड़ा कुछ लोग दिक्कत कर रहे थे, और ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया, और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया, और उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया। और नेतृत्व के लिए यहाँ पे यदि हम बात करें कि गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, और इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में आप देख सकते हो कि हमारा लोकतंत्र कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है। ये साबित होता है यहाँ से कि जहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के तहत इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री होते हैं कभी उनका चुनाव होता नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं होता? डायरेक्ट नहीं होता है। ये किसी न किसी पार्टी के लीडर होते हैं ना। प्रधानमंत्री और सीएम हम क्या कहते हैं? मोदी जी बीजेपी के लीडर हैं, मोदी जी बीजेपी के लीडर हैं ये, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी जगह से ये क्या है, कहीं ना कहीं के सांसद हैं, कहीं ना कहीं के एमपी या एमएलए हैं। और उसके बाद बहुत सारे एमपी एमएलए जो होते हैं, हर स्टेट के होते हैं, हर विधानसभा के, उनमें से क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है, कि इस पार्टी का ये हेड है, ये अच्छा काम करेगा, और यहाँ पे हमें इन्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अब यदि मैं बात करूँ तो कोई कहे कि योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। यदि अभी मोदी जी हैं, योगी जी बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी असेंबली के मेंबर हैं, ठीक है, यहाँ पे। और उसी पार्टी में से किसी एक को चुना जाता है। इसी तरीके से जो आपके सीएम होते हैं उनका भी ऐसे ही होता है कि वो जो भी उनकी विधानसभाएं होती हैं उनसे देखिए जो ये होते हैं मुख्यमंत्री। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि किस विधानसभा से ये चुनाव लड़े हैं? कौन? मोदी जी। और ये कहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं? कहीं ना कहीं के होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं विधानसभा के मेंबर जरूर हैं। इसे आप बताइएगा इनकी असेंबली क्या है प्लीज। ये बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, यूपीएससी में नहीं बट अदर जो आपके स्टेट पीसीएस है या वनडे लेवल के हैं उनमें ऐसे फैक्ट आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और उसी तरीके से सीएम है, सीएम किसी न किसी के आपके एमपी एमएलए होंगे, और उनसे क्या किया जाएगा, उन्हीं में से एक को सीएम बनाया जाएगा, और उनके तहत कैबिनेट मिनिस्ट्री तैयार की जाती है। तो कोई अलग से थोड़े ना चुनाव कराएंगे, हर एक को मंत्रालय दिए जाते हैं, उन्हीं विधायकों को, उन्हीं सांसदों को मंत्रालय सौंपे जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, इंदिरा जी को अब बना दिया जाता है भारत का प्रधानमंत्री।
उसके बाद क्या होता है कि नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा और इंदिरा गांधी यूँ तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल के बड़े कम दिनों में मंत्री पद पर थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। हो मतलब क्या इनकी मतलब आप क्या कह सकते हो इनको कि ये जो यहाँ से बात समझ में आ रही है, घटिया सोच रखते हैं लोग। इन्होंने क्या किया कि इसमें जो बताया जा रहा है कि ये जो बड़े बड़े लीडर थे ना, ये इंदिरा गांधी जी का क्या सोच के समर्थन किए थे। एक तो बेचारी इन्होंने सोचा होगा, ऐसा इन्होंने सोचा होगा, भाई इनको पता नहीं था कि ये शेरनी आ रही है, ठीक है। इन्होंने सोचा बेचारी महिला 2 साल तो यहाँ पे मंत्री पद पे रही, क्या कर लेगी। उसके बाद इन्होंने सोचा कि सारा बोलबाला हमारा हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री जो बनी है, उन्होंने प्रेसिडेंट तक की पावर को भी यहाँ पे छोटा कर दिया है। जब चाहे उसको जैसे चाहे नचाती थी। प्रेसिडेंट के पास भी पावर बहुत होती है, लेकिन इन्होंने उसको भी छोटा कर दिया, तो आप समझ सकते हो। और ये बेचारे लोग बुद्धू लोग सोच के बैठे थे कि इंदिरा गांधी जी बनेंगी और हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीठ पीछे राज्य करेंगे। आज होता है ना कि ज़्यादातर देखिए ये यहाँ पे जो अभी राजनीति की सिचुएशन चल रही हैं, मान लीजिए महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, रिजर्व होती है। अब बेचारे पुरुष महान महान है, ऐसे प्रणाम है ऐसी आत्माओं को। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी महिलाओं को खड़े कर देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, ठीक है। लेकिन पीठ पीछे काम कौन कर रहा है। नाम तो अब ठीक है, महिला सीट आ गई तो कुछ कर तो सकते नहीं है, बेचारे महिला को ही खड़ी कर दिए। अब यहाँ पे कोई भी काम हो रहा है, महिला कहीं नहीं जाती है। अब जो भी बड़े जैसे निर्मला सीतारमण जी वगैरह हैं, तो इनमें वो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ठीक है, कोई आम बात नहीं, लल्लू पंचू वाले मंत्रालय नहीं है, इसलिए उन्हें ही जाना पड़ेगा, उनके पति को नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गांव के जो सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं, जो सांसद विधायक के चुनाव होते हैं ना, इनमें तो ऐसे ही चलता है, पति पीछे से राज्य करते, महिला का तो सिर्फ नाम कर देते हैं कि भैया आप सीट तो आई नहीं हमारे नाम की, तो इसी को खड़े कर देते, क्या दिक्कत है। हम हो या ये हो, दिक्कत बात तो एक ही है, शासन तो हमें ही करना है। मेरे गांव की ही मुखिया है भैया, महिला है, लेकिन हम सबको खुद उनकी शक्ल नहीं जानते कैसी है। उनके बेटे पूरा काम करते हैं, उनके पति पूरा काम करते हैं, और सब यही जानते हैं कि गांव के सरपंच उनके बेटे को जानते हैं। आज भी किसी से बच्चे से भी पूछा जाए कि भैया आपके गांव के सरपंच कौन है, तो बेटे का ही नाम बताते हैं। क्या करें, गलती उनकी नहीं है। कभी हमने वो महिला सरपंच को देखा नहीं है कि इस तरीके की उनकी शक्ल भी दिखती है। तो ये सिचुएशंस आते और इन्होंने भी यही सोचा कि हम क्या करेंगे, इनके पीछे मतलब इंदिरा गांधी जी हमारे ही पद चिन्हों पर चलेंगी, और इसीलिए इन्होंने सपोर्ट कर दिया। इनको सोच लगा कि बढ़िया मौका मिला है, हाँ मतलब राज्य करेंगे अब। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी जी को लोकसभा में चुनावों में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। और इस वक्त तक आप देखेंगे कि देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। जब इंदिरा गांधी जी आती हैं, स्थितियां पहले से खराब थी, गलती इनकी नहीं है, स्थितियां और बेकार हो गई। और इससे इंदिरा गांधी मतलब कि इंदिरा की जो कठिनाइयां थी ज़्यादा बढ़ गई, और इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने हार नहीं मानी। और ये जो पीछे से ना समझ रहे थे कि बेचारी महिला आई है, तो वो बेचारी तो कतई नहीं बनी। और इनको किस तरीके से वो जवाब देती हैं अच्छा खासा, वो हम अभी यहाँ पे आगे देखेंगे। ये जो लिखा गया थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इंदिरा गांधी के लिए स्थितियां सचमुच कठिन रही होंगी, और पुरुषों के दबदबे वाले इस क्षेत्र में आखिर वे अकेली महिला थी, और ऊंचे पदों पर अपने देश में ज़्यादा महिलाएं क्यों नहीं है। ये देखिए सवाल भी खड़ा होता है कि एक तो पुरुषों की लालच जो थी वो अच्छी थी कि अकेली महिला, दूसरे की क्या होगा, हम यहाँ पे सत्ता का जमा पाएंगे। और यहाँ पे आज भी सिचुएशंस है कि एक ही महिला प्रधानमंत्री बन के रह गई, और उसका भी रीजन सपोर्ट करने वालों का कुछ ये ऐसा था जो कि अभी मैंने आपको बताया। मैंने क्या बुक में ही लिखा है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे मत कुछ ब्लेम करिएगा। ये बुक में राइटर ही ऐसा कह रहे हैं कि वजह कहीं ना कहीं इनकी मंशा पीछे की यही वाली थी। अब इसके बाद क्या होता है आपका कि चौथा आम चुनाव 1967 में होता है।
कब होता है? 1967 में होता है। यहाँ पे क्या हुआ, 1966 में किसकी डेथ हो चुकी थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो चुकी थी। अब आता है चुनाव की बारी। चुनाव हुए नहीं थे, ऐसे उन्हें प्रधानमंत्री बना दिए गए, ठीक है। भारत में क्या हुआ कि जब आप प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे रहता है कि आकस्मिक यदि पद पे रहते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो किसी को भी आप वहाँ पे बना देते हो, 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें आप उसका डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। खैर अभी इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोसेस समझ रहे हैं हम लोग। हुआ क्या यहाँ पे कि भारत के जो राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। और दूसरे अध्याय में हम लोग ये देख भी चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था और 67 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव देखने को मिलता है। कब? 67 के चुनाव में। क्योंकि देखिए स्थितियां बहुत बुरी बनती जा रही थी, बहुत ही बुरी बनती जा रही थी। और गलती इन लीडरों की नहीं थी, बट होता है, लोग वही कहते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जब यहाँ का हमारा चाइना का युद्ध हुआ था तो लोगों ने किस पे ब्लेम किया था? नेहरू जी पे ब्लेम किया था कि पहले ही आपको क्या सैन्य शक्तियाँ मजबूत करके चलनी चाहिए थी। और सही था कि किसी पे भी अंधविश्वास करना उचित नहीं है ना। वो हमारे मित्र भी हैं, फिर भी इतिहास हमने पढ़ा, इतिहास गवाह है कि मित्र ही शत्रु बनते हैं। और मित्र जब शत्रु बनते हैं वो अच्छे वाले शत्रु बनते हैं। जैसे सोवियत संघ और यूएसए का हुआ था कि दोनों ही मित्र थे। और मित्र जब बनते हैं तो फिर आप, क्योंकि उन्हें हमारी अच्छाई और बुराई दोनों पता होती है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी पे भी और बड़े लेवल पर तो कतई भरोसा नहीं करना चाहिए, बट इन्होंने किया था और उसी का खामियाजा निकला भी। अब क्या हुआ कि चुनावों का संदर्भ कैसे क्या हुआ, चौथे आम चुनाव में क्या हुआ कि चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे और 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहावसान हुआ। और नए प्रधानमंत्री को पद संभालते हुए संभाले हुए अभी पूरे 1 साल का भी समय नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। देखिए थी नहीं, जितना ये लोग कमज़ोर इन्हें समझ रहे थे वो थी नहीं, लेकिन ऐसा इनको लग रहा था, जो बहुत ही यहाँ के महान लीडर थे तो ये ऐसा मान रहे थे कि कहीं ना कहीं ये कमज़ोर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस अध्याय के हम लोग पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय में चर्चा कर ही चुके हैं और यहाँ पे जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून असफलता थी, व्यापक सूखा था, खेती की पैदावार में गिरावट थी, गंभीर खाद्य संकट था, विदेशी मुद्रा भंडारण में कमी थी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही देश सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी हुई थी। क्योंकि सैन्य खर्चा हमने वहाँ पे आपको पता हो कि सैन्य से रिलेटेड 2 चीज़ों की स्थापना की थी हमने, ठीक है। अभी मैंने कल ही पढ़ा, आप लोग कल का वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें भी खर्चा हमारा हो गया। अब क्या हुआ कि इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी और इंदिरा गांधी जी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना। यानी कि एक इनका फैसला क्या था, रुपए का अब अवमूल्यन करना है। और यहाँ पे माना गया कि रुपए का जो अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया और पहले के वक्त में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7 रुपए हो गई। फिलहाल अब बढ़कर 7 नहीं 70 से 75 रुपए आपको, क्योंकि 1 अमेरिकी डॉलर इंडिया के लिए बहुत महंगी हो चुकी है। कि 1 अमेरिकी डॉलर हमें खरीदनी है तो उसके लिए हमें कितना पैसा देना पड़ता, 75 रुपये 70 रुपये। उसका वो जो है ना ये डेली बदलता रहता है, इसलिए एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते कि कितना है, लेकिन कीमत बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति जो थी वो तो यहाँ पे विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ, लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। जो भी हमारी बेसिक नीड थी उन पे क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई उनके प्राइस में। खाद्यान्न की कमी हो गई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए और देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। गलती कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी की भी नहीं थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, और देश की जनता की भी नहीं थी, बट अब किया क्या जाए,
जब रब रूठा तो सब रूठा, क्योंकि कृषि निर्भर थी रब पे, और यहाँ पे वही नहीं हुआ, ठीक है। तो वो सारी सिचुएशंस बनती गई, और इसके बाद क्या हुआ, लोग हड़ताल करने लगे, विरोध करने लगे। उसके बाद यहाँ पे सारी जो ये कह सकते हो कि बहुत दयनीय स्थिति हो चली थी, और सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, ना कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। और इससे लोगों ने क्या किया कि लोगों की नाराजगी बढ़ी, और जन विरोध ने ज़्यादा उग्र धारण रूप कर लिया था। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को क्या लगा कि भैया ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो कानून है या व्यवस्था है उससे ये लोग अस्त व्यस्त कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसा मान रही थी, ये नहीं समझ रही थी कि जनता को ज़रूरत है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये क्या मान रही थी कि ऐसा कर रहे हैं। अब गलती आप ही लोग खुद ही समझो कि गलती किसकी दे सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे अब बस पे तो था नहीं ना, तो गवर्नमेंट के ना। हाँ, ये था कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह में पहले से अनाज भंडार वगैरह बना के रखते। पहले कोल्ड स्टोरेज इतना थे नहीं हमारे पास, अनाज ऐसे ही सड़ जा रहा था, बहुत था अनाज। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो देखेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत था अनाज, हम विदेशों को आयात करते थे, निर्यात करते थे, सॉरी। बट इतना मतलब हमारे देश की जनता भूखी मर रही थी। इसी यही टाइम पीरियड था जब हमारे पास इतना ज़्यादा गेहूँ चावल हुआ था कि सड़ रहा था वो। कोल्ड स्टोरेज नहीं था हमारे पास, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। सिचुएशंस ये बनी हुई थी, ठीक है, दिक्कत यहाँ पे आ रही थी। और सरकार ने भी कहा कि ये तो खैर मतलब समस्या क्रिएट कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि जनता को लगा कि ये सरकार काहे के लिए, मतलब काहे के लिए हमने बनाया, ये तो हमारे काम की कुछ है ही नहीं। हमारे ऊपर उल्टा ब्लेम लगा रही है, हम इस पे ब्लेम लगा रहे, वो हमारे ऊपर लगा रही। अब हुआ क्या कि साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने क्या किया कि व्यापक समानता के लिए संघर्ष छोड़ दिया। और हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने क्या किया कि मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। और साथ ही इस पार्टी ने क्या किया, किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। और इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, और आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। आज़ादी के पहले तो बहुत हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी जी के टाइम में बहुत दंगे हुए। उन्होंने डायरेक्टली आपातकाल लगा दिया था। सिचुएशंस देखिए कैसे कैसे बनती जा रही हैं, आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी। इसीलिए कहा जाता है किसी के बारे में बोलने से पहले पहले उसके बारे में जानो समझो, फिर बाद में उसके बारे में आप कुछ भी आर्ग्यू करो। क्योंकि देखिए हमने कह दिया इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, मतलब ऐसे इतने गलत गलत काम किए। अरे मतलब इसकी हिस्ट्री तो जानो आपने, वजह क्या बन रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, ना तो लोगों की गलती थी, सरकार की भी। अब आप क्या कहोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका जो ये दंगा चल रहा था, अब आता है गैर कांग्रेसवाद कि सांप्रदायिक दंगे वगैरह तो आपको देखने को मिल रहे थे। अब गैर कांग्रेसवाद की बात करें तो इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हुआ क्या था कि ये सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग नहीं रह सकती थी। जो भी सिचुएशंस थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दलीय राजनीति थी ना उससे अलग नहीं थी, और विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। और कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। और जो यहाँ पे यदि हम देखें कि दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे अभी क्या थे कि वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा क्या किया, उन्होंने अन्य राज्यों में भी सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। और इसमें देखेंगे आपकी इन दलों को क्या हुआ कि कांग्रेस मतलब ये जो दल थे ना, इनको क्या लगा कि कांग्रेस की अंदरूनी उठाफटक से उन्हें कांग्रेस के को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने क्या किया कि इस रणनीति को गौर यानी कि गैर कांग्रेसवाद नाम दे दिया। विपक्षी भी मुंह उठाए बैठे थे कि कब मौका मिले, और इन्हें मौका मिल चुका था। मौका कब मिल चुका, अब इन्हें लग चुका था कि कांग्रेस तो विफल हो रही है इन सब कामों को करने में, अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अपने को आगे बढ़ाना चाहिए।
और यही सिचुएशन सामने आती गई और क्या हुआ कि सैद्धांतिक तर्क यानी कि गैर कांग्रेसवाद के पक्ष का सैद्धांतिक तर्क देते हुए जो राम मनोहर लोहिया जी ने इसे कहा था, उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। देखिए ये सब ना लॉलीपॉप है, कुछ करते नहीं है, और पहले भी यही हो रहा था क्योंकि इन्हें तो मौका मिल नहीं रहा था। जैसे ही इन्हें मौका मिला वैसे ही कर दिया। पहले आते थे, राम मंदिर का मसला होता था, जम्मू कश्मीर का मसला होता था, हिंदू मुसलमान का होता था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लोग बिल्कुल पिघल जाते थे। वाह, मतलब अभी तक के लीडर नहीं करे, अब ये महाशय ये करेंगे वो करेंगे। अब ऐसे ही विपक्षी पार्टी को उभरने का तो मौका मिल नहीं रहा था। कांग्रेस लंबे टाइम से सत्ता पे थी, खटक रही थी इनके मन में, और कैसे ही मतलब कैसी कैसी सिचुएशंस बनती। देखिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि समय यानी कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होए बलवान। तो समय हमेशा इंसान बलवान नहीं होता है, समय हमारा कुछ भी करवा सकता है। एक टाइम था जब कांग्रेस बहुत ही अच्छी पावर पे चल रही, लेकिन समय ने ऐसी मात दी हमें। गलती कांग्रेस पार्टी की नहीं थी, समय ने उसे ऐसा धोखा दिया, युद्ध हो गए, अकाल पड़ गया, भुखमरी छा गई, समय ने धोखा दिया। उन्होंने ऐसा अपनी तरफ से जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो तो समझ भी नहीं पाए कि या अल्लाह हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या गया। तो इसीलिए ये कहावत बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रही, और विपक्षी तो बिल्कुल मुंह उठाए बैठे थे कि कैसे मौका मिले और कैसे इनको जाए। अब इन्होंने जनता के सामने ये बात रख दी कि भाई साहब यहाँ पे आप फालतू का फंस रहे हो, ये आपके साथ कुछ नहीं अच्छा कर सकते हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं और आपके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। आप यदि हम लोगों को अपनाते, विपक्षी पार्टी एक साथ आती है, आपको गरीबी से अमीरी की ओर ले जाएंगी, आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं देंगी। अच्छा, मतलब यहाँ पे ऐसा, और लोगों को लगा कसम से यार क्या कांग्रेस ने दिया हमें, अभी तक क्या दिया कांग्रेस ने हमें। और देखिए इंदिरा गांधी जी की सरकार बदलती है और लोगों ने क्या सोच लिया कि सच सही कहा जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं मिला, कष्ट ही कष्ट मिला है। अब आते हैं हम सुखों की ओर और देखते हैं कि किस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से अब हमारा जीवन यापन चलेगा। बट ये क्या कर लेंगे, क्योंकि समय यदि धोखा उनको दे रहा है ना, तो समय किसी का नाम लेके धोखा नहीं देता भैया, समय सबको धोखा देता है। तो अभी इसमें भी देखेंगे कि क्या होता है और कैसे ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले कैसे डप्प बितरते हैं। इनको सारी चीज़ों को देखेंगे, बट आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। चुनाव का जनादेश राम मनोहर लोहिया जी ये क्या बात कर गए थे, और जो सी नटराजन अन्ना दुरई हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा प्लीज़ आप लोग पढ़ लिया करिए, अच्छा होगा। सारी चीज़ें हमें ही ना पढ़ना पड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ आप भी अपने से एफर्ट डालिए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे चुनाव का जनादेश, उसके बाद विधानसभा चुनाव जो भी था इसके परिणाम। देखिए कैसे, मतलब ये ऐसे ऐसे आज आपको राज्य दिखते हैं, ऐसे ही हैं, नहीं है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद गठबंधन की सरकार आएगी, जरा वो भी मजेदार बात ही है। दल बदलू इनके बारे में भी आया राम गया राम, बहुत अच्छा कि एक थे यहाँ पे महानुभाव, आज उनका नाम नहीं लूंगी, ठीक है। उनका क्या था कि एक पार्टी पे आ रहे थे, दूसरे पे जा रहे थे, एक पे आ रहे थे, दूसरे पे जा रहे थे, मतलब कितने बार इन्होंने दल बदल किया कि कानून बनाना पड़ गया कि भैया ये दल बदल सिस्टम बेकार है, इस पे कानून वानून बनाओ कुछ, वरना ऐसे तो मतलब कोई पार्टी का महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, कसम से पॉलिटी तो अब शुरू हुई है। अभी तक तो उसकी वो चल रही थी, मतलब पौधा भी जन्म ले रहा था, वृक्ष तो अब बनने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं आप लोग स्किप मत करिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, और सारा डिटेल समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बात बता दूं कि कोई भी काम ना बिना मेहनत के नहीं मिलता, बिना वहाँ पे आपको मन नहीं लगा फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि जब तक आपको जिस चीज़ में मन नहीं लगेगा ना, वही चीज़ आपको आगे ले जाएगा। क्योंकि देखिए हमारा सिर्फ मन करता है खाने और सोने का, तो क्या इससे काम चल जाएगा? आपका नहीं चलने वाला है ना। तो मन नहीं करता तो मन लगाइए ना, ऐसे कैसे नहीं लगता है, आपके बस में है, आप उसके बस में नहीं हो।
इसलिए कि हमें जो मन करे जितने घंटे तक मन करे, ये सब ठीक ठाक है बातें कि बिल्कुल ओवर लिमिट मत कर दीजिए। बट हाँ, मन कभी नहीं लगेगा तो ये गलत बात है, फिर लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा मेहनत होगी, थोड़ा वीडियोस ज़्यादा हो जाते हैं, बट उसके लिए आप परेशान मत होइए, स्पीड बढ़ा के सुनिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल आपको इसकी इम्पोर्टेंस बेशक समझ में भी आएगी, जब एक दो बार आप असफल हो चुके होंगे। तो अच्छी बात है कि एक ही बार में सफल हो जाए, बट जब हम असफल होते हैं तब हमको इसकी कीमत समझ में आती है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए, ऑलरेडी अपने आप में खुद समझदार हैं। अब मैं क्या कहूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।